25 जून को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा काम किया जिसे उन्होंने 3 साल से ज्यादा की जंग के दौरान टाल रखा था। उन्होंने रूस की ओर देखा और समय सीमा तय की। 40 दिन। यह इंटरव्यू जैसी धमकी नहीं, बल्कि हस्ताक्षरित आदेश था जिसकी समाप्ति तिथि तय थी। और जब युद्धकालीन राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से घड़ी चालू कर देता है तो वो बहुत बड़ा दांव लगा रहा होता है, क्योंकि अगर समय बीत गया और कुछ नहीं बदला तो बदनाम वही होता है। तो जो सवाल हवा में लटका रह गया है वह सीधा है, अभी क्यों? इतने समय बाद यूक्रेन ने अचानक इस युद्ध पर टाइमर क्यों लगा दिया? और इसका जवाब ठीक है, एक अजीब शब्द से शुरू होता है, क्योंकि जब उसने ऑपरेशन की घोषणा की तो ज़ेलेंस्की ने उसे हमला नहीं कहा, उसने उसे बमबारी नहीं कहा, उसने एक बैंकर का शब्द इस्तेमाल किया, जनरल का नहीं। उसने उसे प्रतिबंध कहा। और जब आप समझते हैं कि युद्ध में राष्ट्रपति अपने ही ड्रोन को प्रतिबंध क्यों कह रहा है और इसकी वजह से अभी रूस के अंदर क्या हो रहा है, तो पूरी जंग का चेहरा बदल जाता है। जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें 25 जून के दिन पर वापस जाना होगा। उस दिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU के कार्यवाहक प्रमुख से मुलाकात की और उस बैठक से एक आदेश निकला। उन्होंने उस योजना को मंजूरी दी जिसे उन्होंने 40 दिनों के प्रभाव अभियान का नाम दिया। यह इंटरव्यू में दी गई कोई अस्पष्ट धमकी नहीं थी, यह हस्ताक्षरित आदेश था जिसमें समाप्ति तिथि थी और उद्देश्य उनकी ही बातों में आक्रामक राज्य को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना था। और देखें रिपोर्ट में शब्दों का चयन कैसा था, दूरगामी प्रतिबंध और मध्यम दूरी के प्रतिबंध। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? हाँ, वो ड्रोन की बात कर रहा है, वे जो रूस के अंदर 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ते हैं और वे जो फ्रंट के पास लॉजिस्टिक्स को रोकते हैं, फिर भी वह इसे प्रतिबंध कहता है। यह एक बड़ा बदलाव है। प्रतिबंध सैनिकों को मारने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की अर्थव्यवस्था तोड़कर उसे वार्ता के लिए मजबूर करने के लिए लगाए जाते हैं। जब ज़ेलेंस्की हमले की बजाय प्रतिबंधों की बात करते हैं तो वो अपने उद्देश्य बदलने का संकेत देते हैं। 40 दिन का लक्ष्य क्षेत्र पर कब्जा नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव डालना है ताकि जेब पर असर हो। और यूक्रेन ने एक ऐसी चीज खोज ली है जो सब कुछ बदल देती है। उसने अब पश्चिमी देशों से रूस पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीद करना बंद कर दिया है ना? उसने अपनी खुद की प्रतिबंध लगाने की मशीन बना ली है, लेकिन इसमें मशीन कलम नहीं, विस्फोटक से चलती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिरकार प्रतिबंध कहाँ लगाए जाए? क्योंकि रूस जैसे बड़े देश को सिर्फ खाई पर हमला कर तोड़ा नहीं जा सकता। तेल पर निर्भर साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी खुद उसका तेल है। तेल और गैस से आने वाला पैसा रूसी राज्य के पूरे बजट का लगभग 1/4 हिस्सा बनाता है। यही वो स्रोत है जिससे सैनिक, टैंक व मिसाइल का खर्च चलता है। अगर आप इसे बंद कर दें तो पूरी जंग पर असर पड़ता है। यही काम यूक्रेन ने करना शुरू किया। लंबी दूरी के ड्रोन अब सैन्य ठिकानों के साथ रिफाइनरी को भी निशाना बना रहे हैं। रूसी तेल रिफाइनिंग दिसंबर 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो पिछले 16 सालों में सबसे खराब है। पिछले एक महीने में यूक्रेन ने देश की 10 में से 8 सबसे बड़ी रिफाइनरियों पर हमला किया। पिछले साल की तुलना में पेट्रोल का उत्पादन लगभग 25% गिर गया है। सिर्फ नंबरों की बात करना बेकार और अमूर्त है। मैं तुम्हें असल में क्या हो रहा है दिखाता हूँ। चलो क्राइमिया से शुरू करते हैं, वो प्रायद्वीप जिसे रूस ने 2014 में अपने में मिला लिया था और जिसे पुतिन युग की सबसे कीमती ट्रॉफी मानता है। सेवास्तोपोल का यह निवासी कार की खिड़की से वीडियो बनाते हुए पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप जाता है और सभी पोस्ट खाली पाता है। जाने का कोई मतलब नहीं है, जाने के लिए कुछ है ही नहीं, चलो साइकिल चलाते हैं। वह मजाक कर रहा है,
लेकिन यह एक ठहरे हुए शहर की तस्वीर है। पैनलों पर सभी कीमतें शून्य दिखाई देती है, पंपों पर नहीं है कि तख्ती लगी हुई है। और ये सिर्फ बदकिस्मत पेट्रोल पंप की बात नहीं है, ये पूरा शहर है। प्रायद्वीप के एक और हिस्से में जो नज़ारा दिखता है वो है सड़क किनारे किलोमीटरों तक फैली कारों की कतार। गाड़ियां रुकी हुई है, इंतजार कर रही है पेट्रोल भरवाने का। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि लाइन में जगह को लेकर ड्राइवरों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हालात इतने गंभीर हो गए कि खुद कब्जा करने वाली अथॉरिटी को टेलीविजन पर आकर राशनिंग को आधिकारिक रूप से घोषित करना पड़ा। सर्गेई एक्सोनोव, जो क्रीमिया के रूसी प्रमुख हैं, उन्होंने वो बात घोषित की जो उस इलाके में अकल्पनीय थी, जिसे रूस अपना होने की कसम खाता है। प्रिय क्रीमियावासी, आज रात 9 बजे से क्रीमिया के पेट्रोल पंपों पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को नगद, कार्ड या वाउचर से ईंधन आपूर्ति स्थगित रहेगी। ईंधन केवल उन सरकारी संस्थाओं को मिलेगा जो क्रीमिया गणराज्य का संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ध्यान दें कि उन्होंने अभी क्या कहा। आम नागरिकों के लिए ईंधन की बिक्री स्थगित कर दी गई है। किसी भी भुगतान के तरीके में नगद, कार्ड, कूपन। अब पेट्रोल सिर्फ राज्य के लिए है, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने में मिला लिया। आम रूसी अब टैंक फुल नहीं कर सकता। रूसी राज्य जानता है कि यह ट्रैफिक के लिए नहीं, प्रतीक के लिए खतरनाक है, इसलिए अब ईंधन ट्रक को सुरक्षा दी जा रही है। क्रीमिया में गश्त ऐसे जैसे युद्ध काफिला हो। ईंधन की सुरक्षा सोने जैसी है। ड्रोन प्रतिबंध का यही असर हुआ है। मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन तब कई रूसी लोगों के मन में सवाल था। ठीक है, लेकिन क्रीमिया पास में है, जिसे घेरना आसान है। असल रूस, देश का दिल, तो अभी तक अछूता है ना? गलत। और यही से कहानी बदल जाती है, क्योंकि संकट ने नक्शे पर ऊपर चढ़ाई कर ली और वहां पहुंच गई जहां उसे कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। मॉस्को, राजधानी का निवासी, रोसनेफ्ट के बंद पेट्रोल पंप के सामने खड़ा है। एवेन्यू पर कारों की कतार लगी है और वह गुस्से और अविश्वास के मिले जुले स्वर में अपना दर्द बयां करता है। ये मॉस्को है, क्रीमिया नहीं। ये वाक्य किसी भी आंकड़े से ज्यादा मायने रखता है। सालों तक क्रेमलिन ने राजधानी को युद्ध की हकीकत से बचाकर एक बुलबुले में रखा। ये बुलबुला फूट गया जब मॉस्को का निवासी बंद पेट्रोल पंप पर गुस्सा करता है और कहता है कि यह दूसरों की समस्या होनी चाहिए थी। तब वह अनजाने में मान रहा है कि ड्रोन के जरिए लगी पाबंदी अब साम्राज्य के केंद्र तक पहुंच चुकी है। चलो बस को चले। ये स्टेशन नहीं है। हम पता नहीं कहाँ रुके हुए हैं। ये बहुत अजीब है। हे भगवान, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं मॉस्को वापस जाना चाहता हूँ। ये खंडर किसके हैं? संकट इतना घुटन भरा हो गया कि अकल्पनीय हो गया। रूस, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जिसने दुनिया को ईंधन बेचकर संपत्ति अर्जित की, पहली बार जहाज के जरिए पेट्रोल आयात करने की तैयारी करने लगा। रॉयटर्स के अनुसार पहली खेप जून में आने की संभावना थी, शायद एशिया से। यह ऐसा है जैसे सोने की खान का मालिक उधार की अंगूठी खरीद रहा हो। और जो बचा है उसे खींचने के लिए रूस ने अपनी ही गुणवत्ता की नियमों को ढीला कर दिया, जिससे ज्यादा गंदी पेट्रोल को मंजूरी मिल गई, जो इंजन को जल्दी खराब कर देती है। यह कोई मजबूती नहीं है, ये एक घिरा हुआ देश है जो रुकने से बचने के लिए जुगाड़ कर रहा है। और यहाँ एक और सवाल उठता है जो युद्ध को समझने वालों को अलग करता है। ठीक है, रूस परेशान है, लेकिन क्या यूक्रेन में 40 दिन तक दबाव बनाए रखने की ताकत है? क्योंकि एक बार प्रतिबंध लगाना आसान है, हर दिन 1 महीने से ज्यादा प्रतिबंध लगाना औद्योगिक स्तर की मशीनरी चाहिए। क्या वाकई यूक्रेन के पास ऐसी मशीन है? और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हाँ है। संख्या इतनी हैरान करने वाली है कि यकीन करना मुश्किल है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव के अनुसार सिर्फ 2026 की पहली छमाही में ही यूक्रेन के ड्रोन ने 8 लाख से ज्यादा रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। और फेडोरोव के अनुसार आज ड्रोन
रूसी नुकसान का 90% से भी ज्यादा जिम्मेदार है। तोपखाना, टैंक, ये सब अब सहायक बन गए हैं और फैक्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2025 में यूक्रेन ने 4 मिलियन से भी ज्यादा ड्रोन बनाए। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2026 तक वे 7 मिलियन से ज्यादा ड्रोन बनाना चाहते हैं और इसके लिए पॉइंट सिस्टम बना लिया है। हर यूनिट हमले की पुष्टि करने पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स पाती है, जिन्हें ड्रोन के लिए ब्रेव 1 प्लेटफॉर्म पर बदला जा सकता है। उन्होंने युद्ध को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया है जिसमें स्कोर बोर्ड है। हाँ, ये निर्मम है लेकिन बेहद प्रभावी है, क्योंकि ये तुरंत दिखाता है कि कौन सा ड्रोन काम करता है और पैसा उसी में लगाया जाता है जो सफल होता है। ये मशीन खुद को ठीक कर लेती है और हर महीने ज्यादा घातक हो जाती है। तो हाँ, 40 दिन तक टिके रहने की क्षमता है। यह कोई दिखावा नहीं है। और यही हमें शुरुआत के सवाल पर वापस ले आता है। ज़ेलेंस्की ने 40 दिन क्यों चुने? समय सीमा अब क्यों शुरू हुई है? सच तो यह है कि अब एक बहुत बड़ी समय की खिड़की खुल गई है और खिड़की हमेशा खुली नहीं रहती। दूसरी ओर रूस मोर्चे पर कभी इतना नहीं फंसा था। आगे बढ़ने के प्रचार के बावजूद असली रफ्तार कछुए जैसी है। पोक्रोविस्क शहर पर हमले में रूसी सेना ने औसतन लगभग 70 मीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ी। ये गति पहले विश्व युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों से भी धीमी है। दूसरी ओर राजनीतिक माहौल कीव के पक्ष में हो गया है, जिससे यह समय बिल्कुल सही बन गया है। कई वर्षों तक यूक्रेन अकेला रहा। अमेरिका ने रूसी सेना पर प्रतिबंध कुछ कम किए और रूसी सेना महीनों तक बढ़ती रही, ईरान की तरह, इस हद तक कि रूसी तेल की आय एक महीने में लगभग 2 गुनी हो गई और अमेरिकी सेनेटरों ने पुतिन पर सबसे बड़ा लाभार्थी होने का आरोप लगाया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में जून में यूक्रेन सबसे बड़ी शक्तियों की मेज पर बैठा था और रूस को बाहर रखा गया था। यह पूरी तरह प्रतीकात्मक है। 2014 में रूस को ही उस समय के G8 से बाहर कर दिया गया था, ठीक क्रीमिया के कारण। 12 साल बाद अब यूक्रेन उस कुर्सी पर बैठा है और G7 के नेताओं ने रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर सहमति जताई है। फिर एक और बड़ा मोड़ आया, जिसकी घोषणा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की। मैक्रो के अनुसार पहली बार अमेरिका ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर कहा कि वे अब तटस्थ मध्यस्थ नहीं हैं, वे यूक्रेन के समर्थन में हैं, मॉस्को पर प्रतिबंधों में भी। एक तरफ यूक्रेन के मामले में, क्योंकि पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अब तटस्थ मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि वे क्षेत्रीय संप्रभुता, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, सैन्य समर्थन, क्षमता, ऊर्जा और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के मुद्दे पर हमारे पक्ष में हैं। और ये एक वास्तविक बदलाव है जो अब दोनों सिरों को जोड़ो। रूस इस युद्ध के सबसे कमजोर बिंदु पर है और पश्चिम आखिरकार घेरा कस रहा है, ढीला नहीं कर रहा। इसी मोड़ पर ज़ेलेंस्की ने घड़ी चालू की। उन्होंने खुद ही सारे बिंदुओं को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को G7 में जो चर्चा हुई वो सब मिल जाता है तो वह जल्दी ही ऐसे हालात बना देगा जिससे रूस को शांति चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही 40 दिनों का तर्क है, ये जादुई संख्या नहीं। यही वो समय है जब सब कुछ एकजुट होता है। रूस अपने सबसे कमजोर बिंदु पर है, यूक्रेन अपने सबसे मजबूत बिंदु पर है। युद्ध भूमि और वार्ता की मेज पर यह यूक्रेन के लिए सही समय है या फिर से इंतजार करना पड़ेगा। इसी कारण प्रतिबंध शब्द कोई संयोग नहीं था। जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ एक देश का दूसरे देश पर हमला करना नहीं है। यह इस बात की नई परिभाषा है कि छोटा देश किसी दिग्गज के खिलाफ क्या कर सकता है। यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन लिए, उन्हें एक उद्योग में बदल दिया और अकेले ही वह आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसे साम्राज्य तैयार करने में वर्षों लगा देते हैं। क्रीमिया में कतारें,
सेवस्तोपोल में शून्य दाम, मॉस्को में गुस्से में चिल्लाता आदमी। ये उस प्रतिबंध की आवाज है जो किसी कलम से नहीं आई, ये आसमान से आई। यूक्रेन अब रूस पर वार के लिए अनुमति नहीं मांगता। उसने हिसाब चुकता करने की तारीख तय कर दी। घड़ी अब शुरू हो चुकी है, समय चलने लगा है। 40 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ज़ेलेंस्की का हिसाब सही था या नहीं। क्या ड्रोन से लगाई गई पाबंदी यूरोप के सबसे जिद्दी आदमी को झुकाने के लिए काफी दूर तक गई थी? नतीजा जो भी हो, यह युद्ध की परिभाषा बदलेगा और हम यहाँ हर एक कदम पर नजर रखेंगे। प्रिय क्रीमिया के निवासियों, आज दोपहर 1 बजे से क्रीमिया गणराज्य में आपातकाल लागू हो जाएगा। अगर आप इस संघर्ष को सच में समझना चाहते हैं, सिर्फ सुर्खियों से नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आने वाले 40 दिन पूरे साल के बराबर होंगे। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या ज़ेलेंस्की की समय सीमा पुतिन को बातचीत की मेज पर ले आएगी? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।